जिनका हो जाए वो हैंड रेज कर लेंगे। अरे डिस्कस डिस्कस कर ले बेटा, यस सर। है ना? ठीक, चलो। ऑडियो वीडियो ओके? यस सर। चलो। यस सर। हम्म, यस सर। ठीक है। तो देखो, हमने कल पढ़ा था डायमेंशंस के बारे में, राइट? तो सबको याद होगा, एक बार बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से कि हमने कल क्या किया था, फिर सबको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। ये देखो, बात करी थी पहले इसमें यूनिट की, है ना? एक मिनट में सारा बता देंगे एक बार में। पहले बात करी थी फिजिकल क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिर देखा कि पी क्यू होती है, उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट होगा, राइट? प्रॉपर्टी क्या है? इट शुड बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक? और कोई लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड को ये डिस्क्राइब करे, ऐसी कोई चीज है तो उसको फिजिकल क्वांटिटी बोल देंगे। फिर हमने देखा था कि यूनिट क्या होता है, यूनिट के बारे में, मेजरमेंट के लिए यूज होगा, ठीक है? सर्टेन बेसिक, एक बेसिक क्वांटिटी होगी, दूसरा आर्बिट्रली रैंडमली चोजन होगा, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ठीक? उसके बाद आया कि तीन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होंगी। उसमें फर्स्ट वन था फंडामेंटल, जो सात थी, लेंथ, मास, टाइम, करंट, है, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, ये सब चीजें, राइट? डिराइव्ड क्वांटिटीज, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज से मल्टीप्लिकेशन या सुटेबल डिवीजन, उसकी पावर कम या ज्यादा करके, यानी कि विद सुटेबल पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, अगर ये डिराइव होती है तो डिराइव्ड क्वांटिटीज। फिर थर्ड वन जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट था वो हमने पढ़ा, उसको क्या बोल रहे थे हम? सप्लीमेंट्री। इसमें क्या था? एंगल और, देखो यहाँ ये सात थे, ठीक? इसके बाद डिराइव्ड, डिराइव्ड में क्या था कि दे आर डिराइव्ड बाय सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल थी वो इंडिपेंडेंट थी एक दूसरे के, ठीक? ये पढ़ा था। फिर उसके बाद देखा कि सप्लीमेंट्री क्या होती है, सप्लीमेंट्री में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, राइट? फिर मैंने आपको एक चीज भी बताई थी कि यार सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। गुड डायमेंशनलेस इवनिंग का सर। मतलब M0 L0 T0, 0। ठीक? ये हो गया। एक चीज और भी बताई थी कि एक और चीज भी डायमेंशनलेस होती है, वो है कॉन्स्टेंट्स। अगर कॉन्स्टेंट्स हैं तो वो भी डायमेंशनलेस होंगे, राइट? एक चीज और होगी, क्या? पावर्स। अगर पावर्स में कोई चीज है तो वो भी डायमेंशनलेस होगी, ठीक है? पावर में मतलब, जैसे मान लो कि यहाँ मान लो अल्फा बीटा टू द पावर सी टी, ठीक है? अब जो सी टी है ना, बीटा की पावर में सी टी है, तो कोई भी चीज अगर पावर में होगी तो वो डायमेंशनलेस होगी, यानी कि डायमेंशन ऑफ अगर सी टी पूछे तो वही होंगे M0 L0 T0, ठीक? चलो, अब आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज ओनली पॉसिबल इफ दे हैव सेम डायमेंशंस, ठीक? ये चीज देखी थी, इसी को सोल्व करके हम आगे बढ़े थे। ये एक इक्वेशन थी, S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हमने अलग अलग टर्म्स, तीन टर्म लिखी, एस यू टी, और इनका इनका हमने अलग अलग डायमेंशन निकाला और फिर टेस्ट किया, किसके लिए? टेस्ट फॉर डायमेंशनल होमोजेनिटी, राइट? इसके बाद आपको ये बताया मैंने कि बेटा डायमेंशनल होमोजेनिटी, सिर्फ डायमेंशनल होमोजेनिटी हो जाने भर से इक्वेशन फिजिकली करेक्ट नहीं होगी। तो फॉर फिजिकल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन इट नीड टू हैव डायमेंशनल होमोजेनिटी, कि हमारा बेसिक प्रॉपर्टी है, ये सेटिस्फाई होना जरूरी है, बट सिर्फ ये होना गारंटी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट होगा। उसमें एक एग्जांपल मैंने ये लिया था कि बेटा देखो, अगर हाफ को रिमूव कर दें
तो ये वाली इक्वेशन भी तो डायमेंशनली करेक्ट होगी, हमने प्रूव किया था। बट अगर इसमें हाफ ऐड होगा, यानी कि सम सुटेबल मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वगैरह, तब जाके ये फिजिकली करेक्ट होगी। अदरवाइज डायमेंशनली करेक्ट तो ये भी है और दूसरी ये भी है, बट ये फिजिकली करेक्ट भी है, ये वाली फिजिकली करेक्ट नहीं है। ठीक, ये देखा था। फिर आपको ये क्वेश्चन कराया था v इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा टी। इसमें अल्फा और बीटा के डायमेंशन निकाले थे। इससे क्या क्या था कि यार v है और अल्फा, इनके डायमेंशन सेम होंगे। क्यों? क्योंकि वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये हमें कहाँ से मिला? प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी से। तो v वेलोसिटी के तो हमने निकाले थे lt माइनस वन है, राइट, और अल्फा के निकलेंगे lt माइनस वन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में अल्फा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कि वेलोसिटी के जो डायमेंशन है those will be the dimensions of alpha। तो अल्फा के तो ये आए थे। और बीटा के हमने कैसे निकाले थे कि सर बीटा टी जो है उसके भी डायमेंशंस वेलोसिटी वाले ही होंगे। क्यों? क्योंकि बीटा टी एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ जो है मल्टीप्लिकेशन, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है किस में से? वेलोसिटी में से। तो वो भी एक बात थी। देखो एल टी माइनस वन थे और यहाँ हमने बीटा टाइम्स टी, एल टी माइनस वन है तो नीचे ये टी आया तो ऊपर जाके टी माइनस हो गया। ऐसे हमारा बीटा का डायमेंशन निकला। ये लास्ट क्वेश्चन हमने कल किया था। इसके बाद अब ये क्वेश्चन है, ये जिन जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है वो आंसर बताओ अनम्यूट करके। बताओ लीना, मुस्कान। टी माइनस टू C सर आई थिंक। ओके मुस्कान, सर C ml2t minus 2। ठीक है। आर्मी गर्ल, सर C ml2t minus 2। ठीक है। और भी लोग हैं जितने भी हैं, सिमरन कुमारी, रिया, नैन्सी, बताओ बेटा। सर T minus 2। ठीक है सिमरन। अच्छा सर कुछ T लोग सी minus बता 2। रहे। -2। ठीक, सर ठीक टी है, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है। रीमा का ml2t-2 आ रहा है। ओके, चलो चलो सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं किसका आंसर सही है, राइट। देखो t इक्वल्स टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें p और p नॉट का पता है कि यार ये प्रेशर है ना। तो अगर डायमेंशन p है, इसको देखो दूसरे तरीके से सोल्व कर लेते हैं। इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, p माइनस पी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी का प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि ये हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा। p है वो प्रेशर है, ठीक, पी नॉट भी प्रेशर है, बट हमें ये भी पता है कि ये कॉम्बिनेशन पूरा जो पूरा का पूरा टर्म है पी नॉट टाइम्स ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ये भी डायमेंशन किसके रखेगा? प्रेशर के। ठीक, तो अगर अगर देखो पी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर के डायमेंशंस किसके जैसे हैं? प्रेशर के। तो यही उन डायमेंशंस को टेक केयर कर लेगा। तो यानी हमें यहाँ से ये आउटपुट मिला कि ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर है, इसका ये क्या है? ये टर्म डायमेंशनलेस है। ठीक, ये मिला। इसके बाद ई की पावर में कुछ है, तो इसका इससे ये भी पता चलेगा कि यार अल्फा टी स्क्वायर है, ये भी डायमेंशनलेस है। फिर इसके बाद क्या रहेगा? टी तो है टाइम, और टाइम का स्क्वायर है, उसको किसी और डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद वो डायमेंशन लेस हो जा रहा है। तो यानी अल्फा के डायमेंशन क्या होंगे? सीधा सीधा लिखें तो टी की पावर माइनस टू, और अगर मल्टीप्लाई वगैरह करके देखें पूरा एक तरीके से, तो देखो इधर कर देता हूँ लेफ्ट साइड में, कि अल्फा के डायमेंशंस टाइम्स टी टू, ये किसके बराबर होना चाहिए? एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो टी जीरो हो रहा है, राइट। अल्फा के डायमेंशंस क्या हुए? एम जीरो एल जीरो टी जीरो डिवाइडेड बाय टी टू। अभी टी ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू। शॉर्ट में लिखें तो यानी कि टी माइनस टू। तो अल्फा के डायमेंशन हुए टी माइनस टू। एक तो ये तरीका हो गया लंबा। शॉर्ट तरीका ये हो सकता है अगर किसी को ये याद रहे कि सर पावर्स में आपने बताया कि जो पावर्स में चीजें होंगी वो भी डायमेंशन लेस होंगी। अगर पावर में कोई चीज है तो वो भी डायमेंशन लेस है, तो सीधा रखेंगे कि भैया पावर में चीज है वो डायमेंशन लेस है। उसको ऐसे सोल्व कर लेंगे। देखो कि हमें ये पता चला कि पावर्स आर डायमेंशनलेस, तो यानी अल्फा टी स्क्वायर जो है
उसका डायमेंशन m0 l0 t0 है। फिर अल्फा टी स्क्वायर, वही स्टेप्स जो हमने करे, फिर t की पावर -2, ये आया डायमेंशन ऑफ अल्फा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? डी। जिन लोगों ने सही दिया था आंसर, बिल्कुल वेरी गुड बेटा, और जिन्होंने नहीं दिया था उनको समझ आ गया होगा अभी। सी जो लोग दे रहे थे वो, आप लोगों ने एक्चुअली प्रेशर का डायमेंशन बता दिया आई थिंक, है ना। ml2 t-2, प्रेशर का क्या होगा यार? ml, ml -1 t-2। हाँ l-1 t-2 होगा। बट यहाँ पे तो ये तो फोर्स का किसका हुआ? ये ml2 t-2 किसका डायमेंशन हुआ? वर्क का हो गया क्या? होगा। वर्क का हो गया भाई। मास इंटू एक्सेलरेशन का LT-2 होता है, तो ये तो हो गया फोर्स का। फोर्स टाइम अगर एक ये बढ़ा देंगे तो ये तो वर्क का हो गया, वर्क या एनर्जी का, ml2 t-2। यस तो सर। ये तो बेटा कैसे भी नहीं आएगा आंसर। तो जिन जिन को नहीं आ रहा था वो एक तो ये लंबा तरीका ले सकते हैं अभी के लिए समझने के लिए, बट एग्जाम में आए तो सीधा देखेंगे कि अगर पावर में कोई चीज है उसके डायमेंशन पूछ रखे तो सीधा ये लगाएंगे स्टेप कि पावर्स में, पावर्स आर डायमेंशनलेस। ठीक है, ये नोट्स में भी मैंने लिख रखा है, तो आप देख लेने से पढ़ो तो याद रह जाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर दो, ये वाला। इसमें भी वही कंसेप्ट यूज होगा, पहले बता रहा हूँ कि एंगल्स आर डायमेंशनलेस, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंगल वो डायमेंशनलेस रहेगी। अब उस हिसाब से सॉल्व करो इसे। अगर ए बी या सी में से कोई एक भी निकल जाता है तो भी हैंड रेज रखेंगे। सर बी हो सकता है शायद। ठीक है, आंसर तो बाद में देखेंगे। जिनका सोल्व हो जाए वो लोग हाथ खड़ा करके रखे थे, मुझे आइडिया लगे कि आप कितने बच्चे सोल्व कर पा रहे हो एक्चुअल में। इजी क्वेश्चंस है बेटा, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, करते रहो। सब लोग अटेम्प्ट जरूर करेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसा इजी क्वेश्चन आ जाता है तो मतलब ये रहता है कि यार हमारा लक अच्छा था कि इतना इजी क्वेश्चन आया। तो इनको करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जो इसको छोड़ के आएगा वो मतलब सोचो कि फिर करके क्या आएगा, वो भी एक बात है। और कोई टफ नहीं है, ये बहुत इजी इजी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। सर पहला है मेरा। पहला, अगर डायमेंशंस के ऊपर थोड़ा कंट्रोल है ना तो कई क्वेश्चंस तो ना कुछ आते हुए भी अपन लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं। लाइक एक दो क्वेश्चन जैसे बाद में आएंगे ना एग्जाम के, सिंपल क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊंगा डायमेंशन से कि कैसे करा जा सकता है। ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो, जो बचे ऑप्शंस उनको गैस वर्क कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। सही आंसर। ठीक है भाई,
सफिशिएंट टाइम दिया गया 2 मिनट। अब करते हैं। सर सी। ठीक है, बहुत सारे लोग ए डाल रहे हैं, कोई लोग सी बोल रहे हैं। चलो ठीक है, चलो भाई सोल्व करते हैं। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी इन द इक्वेशन दिस वेयर वाई इज सर डिस्प्लेसमेंट। हाँ बोलो। टी इज टाइम, एक्स इज डिस्टेंस। ओके, देखो y डिस्प्लेसमेंट है तो y का डायमेंशन क्या हुआ l। ठीक है, t टाइम है तो टाइम का डायमेंशन हुआ t, और x क्या है डिस्टेंस, तो x का डायमेंशन भी हुआ l। राइट, अब इक्वेशन लिख लेते हैं। y माइनस ए साइन बी टी माइनस सी एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि यार एंगल्स आर डायमेंशनलेस, तो क्या साइन जो है साइन बीटा टी ये वाला पार्ट साइन बी टी माइनस सी एक्स ये डायमेंशनलेस होगा, जो स्क्वायर में मैंने जो एक रेक्टेंगल में जिसको डाल दिया ये पार्ट डायमेंशनलेस होगा ना, सर जैसा पिछले क्वेश्चन में था। देखो पिछले क्वेश्चन में भी यही था ना कि अगर क्या बोलते हैं, क्या था डायमेंशनलेस, हाँ एल्फा टी स्क्वायर डायमेंशनलेस था, उसी तरीके से देखो यहाँ पे साइन बी टी माइनस सी एक्स ये डायमेंशनलेस है, तो बचा हुआ क्या ए बच गया। तो ए का डायमेंशन तो हमें सीधा दिख रहा है कि सर अगर हम डिस्प्लेसमेंट में उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ए क्या है, ए भी किस ए के डायमेंशंस भी डिस्प्लेसमेंट वाले ही होंगे। राइट, तो ए के डायमेंशंस किसके बराबर हुए एल। ठीक है, अब देखो वैसे भी ए से तो कुछ ऑप्शन डिसाइड हो नहीं रहा क्योंकि सबका वही दे रखा है। ठीक, बाकी आगे बढ़ेंगे। अब बोला गया कि यार ये एंगल तो था वो डायमेंशन लेस था, मतलब कि डायमेंशंस ऑफ बी टी माइनस सी एक्स ये भी ये होंगे एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ठीक है, बोलो यस सर। है ना। यस सर। Yes, sir. तो क्या इसके इंडिविजुअल पार्ट के भी डायमेंशनलेस होंगे। अगर एक किसी सम या प्रोडक्ट का बात हो रही है, अगर उसका रिजल्ट है उसके डायमेंशंस जो है वही उसके टर्म्स के होंगे, यही तो होमोजेनिटी बोलता है भाई। बीटा टी माइनस सी एक्स है, अगर मान लो मैं इसको ये लिखता कोई एक जीटा मान लो, एक अलग मैंने वेरिएबल ले लिया, उसको लिख दिया क्या बोल रहे थे यार, हाँ उसको लिख दिया बी टी माइनस सी एक्स लिख सकते हैं ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉम्बिनेशन बी टी माइनस सी एक्स है वो डायमेंशन लेस है, यानी कि जीटा जीटा जो लिया वो डायमेंशन लेस है? तो अब देखो जो डायमेंशन जीटा के होंगे वही तो इसके अलग अलग टर्म्स के होंगे ना, तो यानी कि कॉम्बिनेशन था जो पूरा एवेल्युएटेड वैल्यू थी बीटा माइनस सी एक्स, अगर वो डायमेंशन लेस है तो इंडिविजुअली भी ये डायमेंशन लेस होंगे, यानी बीटा टी भी डायमेंशन लेस होगा और सी एक्स भी डायमेंशन लेस होगा। समझे। Yes, sir. यस सर। देखो यस ये सर। देखो डायमेंशन ऑफ बीटा टी माइनस सी एक्स 0 है, तो डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी एक्स ये भी तो डायमेंशन लेस होगा। क्यों क्यों होगा भाई, क्योंकि पूरा रिजल्ट यही तो हम करते आ रहे हैं, इधर भी तो यही किया था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें हमें पता था कि जो v के डायमेंशन है वेलोसिटी के वही अल्फा के हैं और वही बीटा टी के हैं, तो अगर ये वेलोसिटी के डायमेंशन ये तो वेलोसिटी था, अगर यहाँ पे कोई डायमेंशन लेस टर्म रही होती तो हम यही कहते हैं ना कि सर क्योंकि ये लेफ्ट साइड वाले के डायमेंशन 0 है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, तो अल्फा के भी एम जीरो ये होंगे और बीटा टी के भी वही होंगे, यही तो कर रहे हैं इंडिविजुअल टर्म्स के डायमेंशन उसके रिजल्ट के बराबर हो, यही तो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल है। तो उसको हम दोबारा लगा लेंगे, पहले हमने लगाया इस पे कि यार एक एंगल है एंगल का डायमेंशन लेस है, तो एज ए रिजल्ट डायमेंशन लेस रहा तो उसके इंडिविजुअल टर्म्स का भी डायमेंशन एम जीरो एल जीरो टी जीरो ही रहेगा, उसको दोबारा लगा दिया। तो देखो सोल्व करते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं, ये हो ही रखा है आपको दिख रहा होगा बी टी डायमेंशन लेस है, मतलब डायमेंशन ऑफ बी टाइम्स डायमेंशन ऑफ टी टाइम था हमारा है ना, टी इज टाइम, तो टाइम के डायमेंशंस रख लिए, ये क्या है एम जीरो एल जीरो टी जीरो, तो बी के डायमेंशंस क्या हुए नीचे आ गया टाइम डिवाइड बाय टी। ठीक है, तो टी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि टी माइनस वन, ये किसके डायमेंशंस हुए बी के। फिर ऐसे सी एल के कर लेंगे, सी में नीचे जाएगा तो यानी सी के डायमेंशंस किसके बराबर होंगे एम जीरो एल जीरो टी जीरो डिवाइडेड बाय बताओ एल।
है ना, तो L -1 L ठीक। बी के ये आया, ए के डायमेंशंस L वाले हैं, क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिस्प्लेसमेंट था, y डिस्प्लेसमेंट था, तो डायमेंशंस ए भी डिस्प्लेसमेंट वाले होंगे, L होंगे। क्यों? क्योंकि बाकी तो साइन जो है ये तो डायमेंशनलेस है। क्यों? क्योंकि इट्स एन एंगल, क्योंकि इट्स अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज यानी प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स, कोई अगर कॉन्स्टेंट्स है तो वो सारे, और उसके अलावा क्या? पावर्स। ये चारों चीजें डायमेंशनलेस होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सोल्व हो गया। डाउट बोलो भाई, रिया डाउट है आपको? नो सर। नहीं है? समझ आया कि नहीं आया? yes sir आ गया समझ। yes sir आ गया? Yes, sir. लीना आपको आ गया बेटा, आप कल नहीं आए थे। Yes, sir. ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो नोट से एक बार पढ़ लेना, फिर भी ना आए तो बाद में पूछ लेना। ठीक है, चलो। Okay, sir. हाँ, डायमेंशनल एनालिसिस। अब क्या है इसकी डेफिनेशन दे दी ना हमने। चलो, ये तो हमने समझ लिया, इसको बाद में इंग्लिश में दिमाग खराब करने को फायदा है नहीं। ठीक है, कहाँ गई ये थे? एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर आपको फटाफट बता देता हूँ। डायमेंशनल एनालिसिस इज द प्रैक्टिस ऑफ चेकिंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज बाय आइडेंटिफाइंग डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्या? फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को देख देख के, एक दूसरे से कंपेयर करके, उनके बीच में हम एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये बात हुई, यही करते आ रहे थे, यही होमोजेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक। These dimensions are independent of the numerical multiples. Constant and all quantities in the world can be expressed as a function of fundamental dimensions. अब देखो, ये एक बात कही इसने कि all the quantities in the physical world can be expressed as function of fundamental dimensions. जो fundamental dimensions है उनके टर्म्स में हम बची हुई सारी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। वही तो डायमेंशनल फॉर्मूला था, जैसे फोर्स का आपने बताया कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या? एम एल टी माइनस टू। अब m1 l1 t माइनस टू है, फोर्स को हमने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या? मास, लेंथ और टाइम। मास mlt तो हमारा फंडामेंटल है ना, तो फोर्स को हमने ब्रेक डाउन किया, उसको एक्सप्रेस कर दिया। तो यही ये बात बोल रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है वर्ल्ड की, उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी फंडामेंटल डायमेंशंस। ओके, अब देखो यूजेस क्या हो सकते हैं टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम ही बात है। ठीक है, इफ वी नो द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, अगर हमें ये पता है कि फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो हम एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। देन वी कैन फाइंड अ रिलेशन अमंग डिफरेंट फैक्टर्स बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कैसे? हमें ये पता है कि यार फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना? तो हम इनको जोड़ के एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं ना। उसी तरीके से अगर हमें नहीं भी पता, मानो हमें तीन फिजिकल क्वांटिटीज पता है, एक फोर्स है, एक एक्सेलरेशन है, एक मास है, हमें इन तीनों के फंडामेंटल, हमें इन तीनों के डायमेंशंस पता है। एक्सेलरेशन का lt-2, मास का m, और फोर्स का ये वाला mlt-2। तो इनको देख के हम रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं ना कि यार मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा है, ऊपर नीचे lt-2 क्या आ रहा है, तो इनको हम सुटेबल रीअरेंजमेंट, मल्टीपल अरेंजमेंट्स करके देखेंगे, फिर कोई एक अरेंजमेंट होगा जो सुटेबल फिट बैठेगा, तो उस हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशंस। ठीक, चलो। Yes, sir. अब yes लिमिटेशंस sir क्या हो सकते हैं? लिमिटेशन देखो बेटा, पहले ही बता चुका मैं आपको कि क्या लिखा है, डायमेंशन डज नॉट डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड। डायमेंशंस मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करते, बस वो आपको बताते हैं कि वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिपेंडेंट ऑन सम फंडामेंटल क्वांटिटी या नहीं, है ना? जैसे मैंने आपको बॉल का एग्जांपल लेके बताया था कि मास है तो प्रेजेंस है, नहीं है तो नहीं है, बट ये नहीं बताया कि यार इसका मास कितना है, कम है या ज्यादा है। अगर हम कैलकुलेशंस पूरे प्लेनेट के लिए करें, मान लो पूरे अर्थ को एज ए होल लेके करें, तो भी डायमेंशंस वही रहेंगे कि सर मास पे डिपेंड है, लाइक जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जीएमएम, तो जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर, तो वहां पे मास पे डिपेंडेंस है, तो मास का डायमेंशन आएगा।
या फिर नहीं है डिपेंडेंस किसी फोर्स में, तो मास का डायमेंशन नहीं आएगा, राइट। तो ये सिर्फ प्रेजेंस और एब्सेंस या फिर कितने डिग्री का डिपेंडेंस है उस पर डिपेंड करती है जो डायमेंशन है। दे डोंट टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड, राइट। अब देखो, ड्यू टू दिस रीजन, ये इक्वेशन हमने बताई थी आपको, ये वाली, ये डायमेंशनली करेक्ट है बट इट इज नॉट फिजिकली करेक्ट, फिजिकली करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड के लिए करेक्शन जो होता है फैक्टर 1/2 वो हमने यूज नहीं किया, ठीक है। चलो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ एनी इक्वेशन कैन नॉट बी डिड्यूस्ड बाय मेथड ऑफ डायमेंशन। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम डायमेंशन, मेथड ऑफ डायमेंशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते। कहाँ से आएगा ये, कहाँ से फाइंड आउट होगा? कौन सा तरीका है जिससे ये फाइंड आउट होगा? देखो, ओरिजिन ऑफ साइंस में देखो हमने पढ़ा था, एक्सपेरिमेंटेशन से, है ना। Yes, sir. हम बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, फिर हमें कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट होगी कि यार हाँ ये एक वैल्यू है, ये लग रही है। जैसे हम टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकालते हैं, जी की वैल्यू उसी से कैलकुलेट करते हैं ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस काउंट करके। तो वहां पे हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तो जो जी की वैल्यू आई वो कहाँ से आई? ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन से। तो यही तरीका होता है जो हमारे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स निकालने का। वो डायमेंशन उसकी गारंटी नहीं देता, उसकी गारंटी कौन देता है? एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक। अच्छा, ये मेथड है एप्लीकेबल ओनली ऑन रिलेशनशिप प्रोडक्ट और रेशियो टाइप, ठीक है। फेल्स इन केस ऑफ एडिशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फेल हो जाएगा, पावर एक्सपोनेंट्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में, ठीक है। अब बात आती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। बताओ, जिसको जो पता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताओ बेटा। सर ऐसे नंबर्स जिनमें एक डाउटफुल डिजिट होती है। आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, मुस्कान ने बोला एक डाउटफुल डिजिट होती है। आप क्या बोल रहे थे बेटा? करतार सिंह नाम से नहीं। डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक, लीना बोलो। Sir, the significant figures are normally 3 digit in a major quantity. 3 डिजिट होंगे, Yes, sir. ठीक है। जानवी? So these are those digits in a number that are known with certainty plus one more digit that is uncertain. ठीक है, जितने डिजिट हमें पता है कि ये सर्टेनली है। शिवांगी आप भी बताओगे कुछ इससे अलग है तो बताओ बेटा। The significant figure are reliable plus uncertain digit is known as significant figures. ठीक है, तो वही बात आई जो जानवी ने बताया, शिवांगी ने सेम बात बताई कि ये होंगी क्या, जितनी सर्टेन डिजिट्स हमें पता है, रीडिंग में हमें जितनी डिजिट्स के बारे में सर्टेनिटी है कि भाई ये तो सही है, इसके अलावा एक अनसर्टेन डिजिट, उनको काउंट कर लेंगे कितने डिजिट हुए, दैट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो अब पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी आर कॉन्फिडेंट। जिन जिन डिजिट्स पे हम कॉन्फिडेंट है, राइट। लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन्ड इन अ मेजरमेंट, ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, मतलब जितना एक्यूरेट हमारी रीडिंग है उतनी ही उसमें ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 3 इंस्ट्रूमेंट्स बताता हूँ। द फर्स्ट वन इज मीटर स्केल, है ना। द सेकेंड वन इज वर्नियर कैलिपर, Screw gauge. द थर्ड वन इज स्क्रू गॉज। उसके बाद स्पैरोमीटर के बारे में पता है? Yes, sir. ठीक है, चलो माइक्रोमीटर ले लेते हैं, ठीक है। अब इनमें बताओ सबसे एक्यूरेट रीडिंग कौन सा देगा, सबसे एक्यूरेट रीडिंग? सर वर्नियर कैलिपर। और अच्छा, लीस्ट काउंट देख लें, मीटर स्केल। लीस्ट काउंट देख लेते हैं किसका कितना है। एक मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या है?
मीटर स्केल हम इसी को मान लेते हैं, देखो जो हम लोग ये यूज करते हैं ना स्केल, इसी को मान लेते हैं। इसका लीस्ट काउंट कितना है? 15. क्या 1 mm है ना शायद भाई, 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन दिखाता है, तो इसका लीस्ट काउंट 1 mm हो गया ना। नटराज का स्केल जो यूज करते हैं भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो 0 इसका 1 mm हो गया, सॉरी 0 नहीं 1 mm, ठीक है। Yes, sir. वर्नियर कैलिपर का 0.1 mm। अगर किसी को नहीं आ रहा समझ पॉइंट ये वर्नियर कैलिपर, तो हम देखो ये तो डिस्कस करेंगे क्लास में। वर्नियर कैलिपर पूरे से होगा, मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर कैलिपर पे रीडिंग कैसे ली जाती है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ये हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली 1 या 2 क्लास के अंदर, ठीक है। स्क्रू गेज में क्या है? स्क्रू गेज में मिनिमम ये क्या है लीस्ट काउंट? 0.01. 0.01 mm, ठीक है। और माइक्रोमीटर में 0.01 mm. 1 माइक्रोमीटर है ना, यानी कि 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि 0.001 mm। ये हमारा लिस्ट काउंट है इन सब का। तो सबसे एक्यूरेट रीडिंग कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट दे पाएगा, क्या लगता है आपको? Sir, meter scale. एक्यूरेट बेटा, एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या हुआ? मैं इसको मेजर करने लगूं, इस बॉल के डायमीटर को मेजर करने लगूं, तो कौन सा है जो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बताने की कैपेबिलिटी रख रहा है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ऐसा? सर माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, ठीक है ना। माइक्रोमीटर क्यों बताएगा? क्योंकि माइक्रोमीटर के पास बहुत सारे छोटे छोटे डिविजन्स हैं, है ना, छोटे छोटे डिविजन्स हैं। अब उसके पास इंक्रीमेंट, अगर वो नेक्स्ट रीडिंग पे जा रहा है तो बहुत स्मॉल जंप ले रहा है ना, यानी कि एग्जैक्ट जो वैल्यू है, जो इसकी ट्रू डायमीटर है, उसके आसपास जो जो मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट क्लोज वैल्यू देगा वो माइक्रोमीटर देगा, ठीक। अब देखो माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा हुई, तो उसमें जब माइक्रोमीटर से रीडिंग लेंगे तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, ज्यादा होंगे या कम होंगे? जिन 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 पे हमें जिन पे हमें कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। देखो देखो अब ये बॉल है, इसका डायमीटर कितना होगा लगभग सेंटीमीटर में बात करें तो? नॉर्मल बॉल है जो हम जो कॉस्को की, नहीं बेटा, वैल्यू वैल्यू रैंडम वैल्यू बताओ कि सर इतने सेंटीमीटर। जो कॉस्को की बॉल आती है ना छोटी सॉफ्ट, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, रिलायबल है। अंकिता ने जो बोला कि सर इसकी लगभग 5 सेंटीमीटर, 5 मान ले बेटा, ठीक है। इसका डायमीटर मैंने मान लिया, इसकी ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू ऑफ डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर, मान लिया। अब देखो इन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स ने जो रीडिंग दी मुझे, वो मैं लिख देता हूं। क्या? स्केल से मेजर करने चला, जब इस स्केल से मैं मेजर करने चला इसका डायमीटर, तो मुझे वैल्यू मिली, कितनी मिली बताओ भाई? 5.0, 5.0 क्या मिल सकती है? यही मिल सकती है ना भाई। ये तो बात ही 0.1 ये 1 mm इसका लीस्ट काउंट है, तो इससे ज्यादा तो ये बात ही नहीं कर सकता। 5.0 के बाद अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ इसे मेजर करके, तो वो गलत लिख रहा हूँ। ये बात समझो, ये बात आप समझ जाओगे तो आगे सारी चीजें समझ आ जाएगी। अगर मैं स्केल से इस बॉल का डायमीटर मेजर करने चलूं, तो मैं ये वैल्यू नहीं लिख सकता। देखो अगर मैं बोलता हूँ सर, मेरे को बोलते हो सर आप मेजर करके बताओ, और मैं आपको रीडिंग बता देता हूँ कि बेटा इसका 5.01 सेंटीमीटर रीडिंग आई यूजिंग दिस स्केल, तो क्या मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ? गलत गलत बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं ये बोलता हूँ कि बेटा इसकी रीडिंग 5.0 आई है, या फिर मैं ये बोल देता हूँ 5.1 आई है, या फिर बोलता हूँ बेटा 4.9 आई है, तो क्या मेरे चांसेस है मैं सही बता रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना, क्योंकि मैं रीडिंग ले रहा हूँ, मैं सिर्फ गारंटी ले सकता हूँ 1 mm की, 1 mm के 10वें हिस्से की नहीं ले सकता, क्योंकि ये वाला 1 है, ये तो 1 mm का 10th पार्ट हो गया, जो इसकी कैपेबिलिटी नहीं है, स्केल की नहीं है ना, स्केल से कैपेबिलिटी उसको मेजर करना।
Yes, sir. नहीं है, तो अब बताओ। तो इनमें से चांसेस है कि मैं सही रीडिंग दे रहा हूं आपको, बट ये तो पहले ही गलत हो गया। बोलोगे सर आपको मेजर करना नहीं आता। अगर मैं ये रीडिंग इससे दे दूं, स्केल से मेजर करके, तो बोलोगे सर आप हवा में बातें कर रहे हो, आपको नहीं आ रहा। ठीक ठीक है, तो ये वाला आउट कर। बेटा किसको ये बात समझ नहीं आई, ये कि ये वाली चीज गलत है। लाइक 5.01 सेंटीमीटर अगर मैं मेजर करके बता रहा हूँ तो ये मैं गलत बता रहा हूँ। अगर ये बात किसी को समझ नहीं आई तो हैंड रेज करो बेटा। रिया आपको नहीं आई समझ? रिया, हाँ यस सर। नहीं आई, ठीक है। सुहानी को भी नहीं आई। बताओ बेटा क्या 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 नहीं आया है समझ? सुहानी, माही को भी नहीं आई। बताएगा क्या माही? बताओगे आप कि क्या समझ नहीं आया, या कुछ आपको क्या लग रहा है कि सर नहीं? बताओ। सर आपने जो ये बताया ना, ये नहीं आया ऊपर से समझ मेरे को। क्या? स्टार्टिंग से जो बताया तो आगे थोड़ा थोड़ा इससे नीचे नहीं आया सर। नहीं ये बताओ, चलो वो तो आ जाएगा, डेफिनेशन से वो सब समझ। ये 5 सेंटीमीटर है, ये इस पे आप एग्री करते हो ना कि लगभग 5 सेंटीमीटर है ये? यस सर। तो हमने मान लिया कि ये सही में 5 सेंटीमीटर है इसका डायमीटर। और अगर मैं इसको नॉर्मल जो नटराज वाला स्केल है इससे मेजर करके आपको रीडिंग देता हूँ कि बेटा मुझे इसकी रीडिंग 5.01 सेंटीमीटर मिल रही है, तो क्या मैं सच बोल रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ, या मैंने कहीं गलती कर दी, ये बताओ। सर सही बोल रहे हो। सही बोल रहा हूँ? अच्छा, और मैं ये बोल दूं कि बेटा 5.000001 सेंटीमीटर ये आ रही है, अब भी सही बोल रहा हूँ? नो नो सर, सर, गलत। गलत बोल रहे हो। क्यों? क्यों? इसमें सर क्योंकि सर क्योंकि स्केल की मिनिमम रीडिंग होती है 0.1 सेंटीमीटर। उसकी मिनिमम रीडिंग होती है 0.1। देखो आप माही को और सुहानी को तब समझ नहीं आया था क्योंकि मैंने वो आप नोटिस नहीं कर पा रहे थे। मतलब इतने सारे जीरो लगा दिया, इसका मतलब बोला कि सर आप कहाँ देख रहे हो, इतनी तो इसमें रीडिंग ही नहीं है, इतनी तो रीडिंग ही नहीं है, आप क्या कर रहे हो, ये क्या हवा में बता रहे हो? फिर तो आप ऐसे ही बता दो बिना मेजर किए ही, है ना? यस सर। माही समझ आ रहा है ना कि हम सिर्फ उतना ही तो बता पाएंगे जितना कैपेबिलिटी इंस्ट्रूमेंट की है। इस नटराज के स्केल की मिनिमम रीडिंग क्या होती है? देखो मैं अगर आपको डिस्प्ले पे इधर बना के दिखाऊं, इसके दो रीडिंग्स ले लो, ये 0 है और ये 1 है। 0 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, इसके बीच में एक मार्क होगा 5 mm का। और इसके ये 1 2 3 4 ऐसे होंगे, 1 2 3 4। अब देखो मैं यहाँ से यहाँ जंप करूंगा तो 1 mm ही तो मेजर कर सकता हूँ। तो मैं गारंटी किसकी ले सकता हूँ? सिर्फ 1 mm वाली रीडिंग की। और वो भी मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि जहां मैं देख रहा हूँ, जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, वही रीडिंग सही है। नहीं, क्यों? क्योंकि सपोज करो मेरी बॉल है, बॉल का यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर के आसपास, यहाँ कहीं बॉल आई है, ठीक। अब मुझे पता है कि यार 5 सेंटीमीटर इज द ट्रू लेंथ, ट्रू डायमीटर, राइट। बट क्या मेरे चांसेस है कि मैं कहीं भी 4.9, ये 4.9 का पॉइंट लगाओ और इससे जहाँ ये इसके बीच में, यहाँ मैं कहीं लाई कर सकता हूँ 4.9 और 5.1 के बीच में? कर सकता हूँ ना? क्यों? क्योंकि फिर वो मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि यार ये इंस्ट्रूमेंट उतना ही एक्यूरेसी की रीडिंग दे सकता है। तो बस यार इतना ही काफी बता लिया, इस पे बहुत सारे स्टूडेंट को तो आ ही गया होगा समझना, ज्यादा नहीं घसीटेंगे। 5.01, तो दिस इज ऑल्सो ए रॉन्ग रीडिंग, राइट। तो यानी कि मैं सिर्फ गारंटी ले सकता हूँ 1 mm की विद द हेल्प ऑफ दिस मीटर स्केल, ये नटराज वाला स्केल मान लेते हैं, ठीक। अब देखो, तो अगर मैं बोलता हूँ बेटा 4.9 सेंटीमीटर मेरी वैल्यू आ रही है, या 5.1 मेरी आ रही है, या मैं ये भी बोल दूं, छोड़ो सब कुछ, मैं बोल देता हूँ 8.1 सेंटीमीटर आ रही है बेटा मेरी, तो चाहे ट्रू लेंथ 5 है, बट स्टिल दिस इज ए वैलिड रीडिंग। ये गलत है, इसकी मैग्नीट्यूड गलत है, बट इसको लिखने का तरीका सही है 8.1। क्यों? रीडिंग में तो एरर आई है, मेजरमेंट में तो एरर है, नो डाउट, क्योंकि 5 को 8.1 लिख रहा हूँ तो देयर इज एन एरर आई। बट इंस्ट्रूमेंट वाइज ये ठीक है, क्योंकि 8.1 0.1 डेसिमल के बाद एक ही डिजिट की गारंटी ले सकते हैं, और वो भी अनसर्टेन है। अनसर्टेन क्यों है बेटा? क्योंकि जब मैंने इसको एक साथ रखा तो वो उसमें वेरिएशन आ सकता था ना, 4.9 से 5.1 तक का वेरिएशन। तो लास्ट वाला डिजिट जो है, लास्ट वाला डिजिट वो अनसर्टेन है, इट कैन लाई एनीवेयर इन बिटवीन, और जिसके बारे में एटलीस्ट ये
ये इंस्ट्रूमेंट मुझे नहीं बता सकता, ठीक है। अब देखो यही रीडिंग, इसी इसी बॉल की रीडिंग अगर हम किसी और इंस्ट्रूमेंट से लें, अगर हम वर्नियर कैलिपर उठा लेते हैं कि सर वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे, तो उसका लीस्ट काउंट क्या बताया आपने, 0.1 mm, 0.1 mm। वो क्या रीडिंग देगा, मैं वर्नियर कैलिपर से मेजर करता हूं इसको और फिर रीडिंग बताता हूं आपको कि बेटा मेरी रीडिंग आ रही है 5.01 mm। 5.01 mm नहीं यार, इसको चेंज कर लेते हैं, सिमिलर रीडिंग्स रहेंगे। 5.03 सेंटीमीटर। मैंने बोला कि बेटा मेरी 5.03 सेंटीमीटर आ रही है। अब देखो, अब इसमें अनसर्टेनिटी कहाँ पे है, ये लास्ट डिजिट पे, ये 3 वाला ये हो सकता है, इट कैन लाई एनीवेयर बिटवीन 5.02 और 5.04 के बीच में, ठीक है ना। और ट्रू वैल्यू 5.0 है, 5.00, तो इट कैन लाई एनीवेयर बिटवीन 5.01 से लेके 5.09 तक, ये मान लो। एक एक नहीं बढ़ाएंगे, पूरा ही डिस्कस करेंगे उस स्केल वाला। तो ये जो फाइनल रीडिंग है, फाइनल जो वैल्यू है, ये 9 से लेके 1 तक हो सकता है, बट इसकी गारंटी हमें वर्नियर कैलिपर नहीं देगा। इसके लिए अगर हमें उस लेवल, वो जो लास्ट वाला 0.9 वाला ये है, ये 0.01 से लेके 0.9, अगर इस डिजिट की भी गारंटी चाहिए तो वी नीड सम मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द डायमीटर, ठीक है। तो अगर स्क्रू गेज से, सॉरी स्क्रू गेज से ट्राई करें, स्क्रू गेज हालांकि काफी छोटे डायमीटर्स को यूज करने के लिए होता है, बट स्टिल हम मान लेते हैं कि यार भाई हम तो मेजर करेंगे, राइट। तो अगर हम स्क्रू गेज से मेजर करने लगे तो फिर हम इस डिजिट की भी, यानी कि डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट की भी गारंटी ले पाएंगे, ठीक। तो अगर स्क्रू गेज से लेने लगे रीडिंग्स तो क्या आएगी बताओ, ये मान लो 5.003 बोल दूं मान लो मैं, तो ये दो तो सर्टेन हो गए स्क्रू गेज से रीड करने के बाद, और ये हो गया अनसर्टेन, हुआ ना। ये Yes, हुआ sir. वर्नियर कैलिपर से, और ये हुआ मीटर स्केल से। तो मीटर वाले में तो भाई गारंटी थी ही नहीं इसकी, और इसमें एक डिजिट की गारंटी है प्लस 1 अनसर्टेन। स्क्रू गेज से मेजर किया तो 2 सर्टेन है और 1 अनसर्टेन है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो अगर मीटर स्केल से रीडिंग आई है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, दो हो गए ना। एक तो ये सर्टेन और एक ये अनसर्टेन, दो। वर्नियर से बात करी तो 2 सर्टेन और 1 अनसर्टेन। इससे बात करी तो 3 सर्टेन और 1 अनसर्टेन, समझे। तो सिग्निफिकेंट फिगर और एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, बस यही जानना है। जो ये राम कहानी इतनी बड़ी हुई है ना पूरी, ये बताओ सिर्फ इससे एक बात जाननी है कि सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट किस चीज पे डिपेंड करती है, बताओ किस पे करती है भाई, So reader point पे किस पे। 20 सर जितनी ज्यादा वो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देगा। जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा वो ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर देगा, ठीक है। नहीं सिंपल सा है यार, ज्यादा सिंपल है शायद इसलिए नहीं बता पा रहे। इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है ना, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं उस रीडिंग को लेने के लिए, उसी पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी एक्यूरेटली वो मेजर करेगा, और जितना एक्यूरेसी से मेजर कर रहा है उतना उसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है ना। ये बात समझ आई। यस सर, यस सर। यस भाई तुम दुखी मन से लोग बोल रहे हो किसी एस सर Yes, बोल देते हैं, ये Yes, बात sir. नहीं आई समझ। अगर मैं स्केल से मेजर करूंगा तो कम सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, कम एक्यूरेट वैल्यू रहेगी। अगर उसी में माइक्रोमीटर लेके बैठ गया तो माइक्रोमीटर बता देगा ले बेटा तेरी रीडिंग ये है 5.0001, लो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बढ़ गए और एक्यूरेसी ऑफ द रीडिंग भी बढ़ गई। तो ये दोनों चीज डिपेंड करती है कि हमने इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया है, राइट। बस ये दिमाग बैक ऑफ द माइंड रखो, बाकी जनरल रूल पढ़ेंगे और सीधा निकालेंगे आंसर्स। अब ये भी पता चल गया कि एक अनसर्टेन डिजिट क्यों रखते हैं, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा दैट विल बी अनसर्टेन इन द डोमेन, उसके लीस्ट काउंट, जो उसका लीस्ट काउंट होगा उतनी दूरी में मेजर्ड वैल्यू से, प्लस डायरेक्शन में भी और माइनस में भी, उतनी दूरी में वो अनसर्टेन रहेगा, चाहे वो कोई भी वो इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोमीटर है वो माइक्रोन लेवल पे अनसर्टेन रहेगा, मिलीमीटर है वो मिलीमीटर लेवल पे अनसर्टेन रहेगा, ठीक। वर्नियर जो है कैलिपर वो 0.1 mm के लेवल पे अनसर्टेन रहेगा ऑन बोथ डायरेक्शंस ऑफ
मेजर्ड वैल्यू, उतनी उसकी अनसर्टेनिटी रहेगी, इतनी ही प्लस में और इतनी ही माइनस में। ठीक, चलो जी, ओके। हाँ, अब रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं टू फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्यों? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर वो क्या रहता, नॉन जीरो है, तो मतलब हमने कहीं ना कहीं उसको देखा है ना, इंस्ट्रूमेंट में मेजर किया है, तभी हमने लिखा है उसको, Yes, sir. है ना भाई। अब देखो मैंने इतना इसलिए समझाया क्योंकि ये अगर आपको रैंडमली मैं सिर्फ रूल बता दूंगी यार नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, फिर बोलोगे अच्छा सर याद रहा तो याद है, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या क्यों आ रहा है ऐसा, किसने लिख दिया, ऐसे रैंडमली तो बात नहीं लिखती। ठीक, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट मतलब कि कहीं ना कहीं किसी ने रीडिंग देखी होगी, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स रीडिंग ली गई, तो ये अगर रीडिंग आई है तो मतलब वो सिग्निफिकेंट है। क्यों? वी आर इंक्लूडिंग वन अनसर्टेन प्लस ऑल सर्टेन्स। ठीक, तो ये बात याद रख लो। देखो अब इनमें देखो ये मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग है ना, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है 1 2 3, तो ये मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से ली गई है, मे बी विद द हेल्प ऑफ स्क्रू बेस, या मे बी विद द हेल्प ऑफ ये क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोमीटर। ठीक, अगर ये एमएम में रहेगा तो हमने माइक्रोमीटर से मेजर किया इसको, क्योंकि 3 डिजिट अनसर्टेन बता रहा है ये आफ्टर डेसिमल। ठीक है, राइट, आगे बढ़ते हैं। ऑल जीरो बिकम सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। अगर वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई करते हैं, जैसे हम बता रहे थे 5.001 एम 5.001 सेंटीमीटर रीडिंग किसका, डायमीटर ऑफ दिस पोल, तो ये वाले भी तो सर्टेन थे ना, क्योंकि वो जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे थे वो बता रहा था भाई 5 के बाद 2 बार तो 0 है और फिर उसके बाद वेरिएशन है। ठीक है, तो अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरोस आते हैं तो दे आर सिग्निफिकेंट। मेजरमेंट के हिसाब से देखो, वैल्यू मेजर करी थी उस हिसाब से यहाँ रूल्स बन गया। ये कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक, ये राइट। तो अब बताओ, चलो पहले वाले में सिग्निफिकेंट फिगर मेरे को काउंट करके बताओ, पहला रूल देखो और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, इसमें कितने So सिग्निफिकेंट है? 3 है। इसमें 3, 4, तो 5, 5 ठीक है, अब बताओ ऑल जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। अब बताओ इसमें कितने हैं? 3, इसमें 4, समझ आ रहा है ना, काउंट कर पा रहे हो बेसिक रूल के हिसाब से। रूल Yes, कहाँ sir. से आया वो आप इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान देना कि कैसे मेजरमेंट होती है, तो आपको ये पता चलेगा कि रूल लिखने वाले ने क्या सोच के बात लिखी है। राइट, चलो जी। लीडिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर इनसिग्निफिकेंट। ये बताओ, इसने बोला कि लीडिंग जीरोस अगर कोई रीडिंग जीरो से स्टार्ट हो रही है, राइट, या फिर जीरोस प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट। इनमें बताओ इस रूल Sir, के, 3. इसमें 2, 1. ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Zeros placed to the right of number after a decimal place are significant। अब बताओ ये, यानी कि ये जीरो सिग्निफिकेंट है। जीरोस No, प्लेस्ड sir. टू द राइट ऑफ नंबर, Yes, sir. ये नंबर Yes, आया sir. आफ्टर डेसिमल प्लेस और इसमें Yes, जीरो आया, sir. तो ये सिग्निफिकेंट हुआ ना। Yes, sir. Yes, इनमें sir. बताओ इसमें कितने हुए? 4. इसमें 6. ठीक है, अब बताओ इफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द नंबर ऑफ पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो इनमें कितने हैं, ये एक्सपोनेंट हुआ ना, या 10 की पावर में जो लिख दिया वो एक्सपोनेंट हुआ। ठीक है, तो इसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ये वाला, ये बताएगा कि कितने फिगर्स सिग्निफिकेंट है। So 3. 3. Next to 4. 4. ठीक है, ठीक,
3 और इसमें 4। ठीक, चलो Yes, sir. अब बात आती है राउंडिंग ऑफ की, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट वाला आया ना समझ में, कि अगर कुछ चीज क्लिक नहीं कर रही, फॉर एग्जांपल रूल क्लिक नहीं कर रहा, तो आप इंस्ट्रूमेंट को देखना यार, अगर मैं मेजर करता तो क्या लिखता, ठीक है। और अगर क्लिक कर जाए रूल सीधे सीधे याद रह जाए तो ठीक है। अब बात आती है राउंडिंग ऑफ की। राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे ये पता है, देखो मैं राउंड ऑफ कर कुछ एग्जांपल लेता हूं ताकि आप लोगों का जो आप करते आए हो वो आपको पता चले। मान लो मैं लिखता हूँ 5.3, इसको राउंड ऑफ करना है, तो कैसे करोगे? 4.3 को 4.5 5. Yes, sir. 5 कर देंगे? Yes, sir. नहीं, नहीं 4 हो जाएगा। 4.0 हो जाएगा भाई, 4.0। ठीक है, अगर 4.7 रहा तो उसको राउंड ऑफ करते टाइम 5.0 कर The देंगे, 5.0. है ना? ठीक है, ये सबने किया है ना ये वाला? Yes, sir. ठीक है, तो रूल्स फॉर इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है, ड्रॉप मतलब क्या हुआ, देखो 4.7 था तो हमने 0.7 को ड्रॉप कर दिया ना, तो यानी 5 लिख दिया, 5.0 लिख दो या 5 लिख दो, तो एक डिजिट हमने ड्रॉप कर दिया, एक सिग्निफिकेंट डिजिट हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक, ठीक है, तो उसके बाद और देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। अगर 5 से कम था तो पहले वाला अनचेंज रहेगा, यानी कि 4.7 था और एक था 4.2, अगर ये 0.25 से कम था तो पहले वाला अनचेंज रह गया, 4 रह गया, और अगर ये 5 से ज्यादा हुआ तो ये बढ़ गया 5.0। दूसरा रूल है, देखो ये एग्जांपल ले लिया इसने, सॉरी, देखो 2 को ड्रॉप किया, 2 5 से कम था तो 7.8 रह गया, ठीक। 4 को ड्रॉप किया, 4 इज लेस देन 5 तो इसको अनचेंज 3.9 रख लिया, ठीक। 3.9 यस सर। और सेकंड आया इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, अगर 5 से ज्यादा है तो देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, अगर 5 से ज्यादा होगा तो रेज कर देंगे। इसमें क्या आएगा आंसर बताओ? 6.87 में क्या करेंगे? 6.9 ठीक है, और ये क्या आएगा? 12.8। सिर्फ एक डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं बेटा, एक डिजिट, यस सर। है ना? तो आंसर आया 6.9 और 12.8 अगर 5 से ज्यादा हुआ तो। यस सर। Yes. इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 तो क्या करेंगे? फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन जीरोस, द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। समझे? अब बताओ, ये डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं 5 ही है ड्रॉप किया हुआ, तो इसका क्या आएगा? 16.4। 5. अगर जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं तो 5 है सपोज करो, तो 5 ये वाले को ड्रॉप कर रहे हैं, तो लास्ट के हम और उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है, यही बोल रहा है ना। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय अ डिजिट अदर देन 0, यानी नॉन जीरो है, तो क्या करेंगे? प्रीसीडिंग डिजिट को रेज्ड बाय 1 कर देंगे, ठीक। 16 पॉइंट, अभी पहले वाला 5 से पहले 3 था, 3 को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से, तो यानी 16.4 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ 5 था, 5 के बाद भी नॉन जीरो था तो 6.8, 7 को इंक्रीमेंट कर दिया 1 से, ठीक है ना? यस Sir. Yes, sir. अगर डिजिट ड्रॉप करना है 5 या 5 फॉलोड बाय 0 तो क्या होगा? प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड। देखो यहाँ इस 5 को 5 के बाद 0 आया, या तो नॉन जीरो था तो इंक्रीमेंट कर दिया 1 से, लेकिन अगर 5 के बाद 0 है तो प्रीसीडिंग डिजिट को सेम रख देंगे, Yes, ठीक। sir. 12.6, ठीक है ना? 5 को ड्रॉप करना था, देखो 5 को ड्रॉप करना था, बट 5 के बाद 0 था तो इसको अनचेंज रखेंगे 2 को, तो सिमिलर ये हो गया। 5 के बाद 0 था तो 6 को अनचेंज रखेंगे, 12.6 आ गया। अगर वही 5 के बाद नॉन जीरो वैल्यू होती तो इंक्रीमेंट कर देते, सपोज करो ये होता अपने पास, ये 3.250 की जगह होता 3.251, तो राउंड ऑफ वैल्यू क्या आती? क्या आती?
सर 3.2 3.3 और ये क्या आती है 12.7 7 क्यों? क्योंकि 5 के बाद नॉन जीरो वैल्यू है ना बेटा, 5 के बाद Yes, नॉन जीरो sir. वैल्यू है तो 5 से पहले वाले को एक इंक्रीमेंट कर देंगे तो 6 हो जाता है 7, और यहाँ भी नॉन जीरो वैल्यू है तो 5 से पहले वाले एक को एक इंक्रीमेंट कर देंगे 3.3। अगर यही जीरो है, जीरो था तो 5 से पहले को एज इट इज छोड़ देंगे, ये जीरो है तो 5 से पहले वाले डिजिट को एज इट इज छोड़ देंगे तो 3.2 12.6। ये जनरल रूल्स बना दिए, रैंडमली बनाए गए जो है ये। ठीक, चलो उसके बाद आती है लास्ट बात, if the digit to be raised, if the digit is if the digit to be dropped is 5 or 5 followed by zeros, ठीक है, then the preceding digit is raised by 1 if it is odd। अगर वो ओड है तो उसको इवन बनाने की कोशिश करेंगे, ये भी एक रूल है। तो मतलब क्या हुआ कि 0 था और ये 5 था ड्रॉप वाला, बट इससे पहले वाला जो डिजिट था वो ओड, वो इवन था, सॉरी ओड था, तो उसको इवन बना देंगे। Yes, sir. कुछ कर, इस रूल के बारे में कुछ कर नहीं सकते, लग तो रहा है यार क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, बट कुछ नहीं कर सकते। देखो 5 के बाद 0 था बट उसके बावजूद भी हमने क्या किया, उसको ड्रॉप सेम रखने की बजाय एक इंक्रीमेंट कर दिया बिकॉज इट वाज ए ओड डिजिट, उसको इवन बनाना था। सिमिलरली यहाँ था, अगर यही 16.250 रहा होता तो हम इसको 16.2 लिख देते, इसको ड्रॉप कर देते, बट या यहाँ पे 1 है तो 1 को ओड बनाने के लिए 16.2 कर दिया। ये रूल है भाई, कुछ नहीं कर सकते इसका, ठीक है। Yes, sir. yes sir ठीक है, तो आज की कहानी यहाँ खत्म और टाइम भी खत्म। बोलो, अब डाउट है तो पूछो। No, sir. sir नो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास करो बेटा, डिनर करो, चलो thank you sir ओके। अच्छा, असाइनमेंट दिया है ना, असाइनमेंट मैंने ग्रुप में भेजा है, तो उसको ये नहीं है कि हमें कुछ वो नहीं है उसका कि आपको नोटबुक में करना है या कैसे करना है, बस आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो, बस यही है। यस Okay, sir. thank you sir ठीक है बेटा, good night ओके बाय। sir Okay, sir. Good night. सर बाय 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 बाय।